Today we are going to start the lecture 3 of differential equation 1. In this lecture we will mainly discuss the initial value problems. We mainly state the that what are the initial value problems and the introduction to the mathematical modeling, that how we can model a physical problem with the help of mathematics. That will mainly discussed in today's lecture. The outlines of the today's lecture are: first of all, we will state the initial value problem. Then we will discuss the impact of initial conditions on the solution curves. that is कि अगर आप कोई इनिशियल कंडीशन को चेंज करते हैं तो उसके क्रॉसपोंडिंग आपके सॉल्यूशन कर्व कैसे चेंज हो सकती है, मीन सॉल्यूशन कर्व्स के ऊपर किस हद तक आपके पास इम्पैक्ट आ सकता है विद द चेंज ऑफ इनिशियल कंडीशन. देन वी विल डिस्कस द इंटरवल ऑफ सॉल्यूशन ऑफ इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम. अब तक हमने ये डिस्कस किया था कि जो सॉल्यूशन है उसका इंटरवल क्या होना है और किस तरह हमने ये क्लेम करना है कि ये जो फंक्शन है दैट विल एक्ट एज अ सॉल्यूशन ऑफ अ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन. वहाँ पे सिर्फ आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन होती थी. यहाँ पे अगर डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ आपके पास इनिशियल कंडीशन भी आ जाएं तो उसके लिए इंटरवल ऑफ द सॉल्यूशन किस तरह आप चूज करेंगे या कौन सा इंटरवल बेस्ट सूट करेगा फॉर द सॉल्यूशन ऑफ दैट इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम. देन वी विल डिस्कस एग्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस ऑफ द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स, कि हाउ वी कैन श्योर दैट कि सॉल्यूशन आपका एग्जिस्ट करेगा इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम का, और अगर वो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा तो क्या वो जो सॉल्यूशन होगा आपके पास वो यूनिक होगा या नहीं होगा. Mainly here in this lecture we will discuss only the first order initial value problem. That is, we will mainly discuss the first order differential equation with some initial condition. At the end we will discuss the introduction to mathematical modeling, that we mainly state that why we are interested in mathematical modeling and how a mathematical problem works. That is mainly discussed at the end of this lecture. First of all, we considered the statement of the initial value problem, what is an initial value problem. First of all, we state the n order initial value problem. जैसा कि आप लोगों को पहले पता है और ये चीज़ आप लोग पहले देख चुके हैं कि n ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को आप ऐसे लिख सकते हैं. ये एक n ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है क्योंकि इसमें जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव अपीयर हो रहा है वो n ऑर्डर का है, इसलिए इसको आप n ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं. और ये नॉन होमोजीनियस है क्योंकि इसमें एक टर्म आपके पास ऐसी है जिसमें आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल या उसका डेरिवेटिव नहीं है. तो दिस इज एक्चुअली अ नॉन होमोजीनियस n ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन. एंड this n order differential equation can be written as in this form. आप इस n ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं. कैसे? अगर आप इसको इसमें से dn ओवर dxn इसको एक साइड पे रख लें और ये बाकी जो आपके पास सारी चीज़ें हैं इसको दूसरी साइड पे ले जाएं और इसको 1 ओवर an
x से आप अगर डिवाइड कर दें, ये इससे आपने अगर डिवाइड कर दिया और ये बाकी सारी चीज़ें उधर ले गए और उसके बाद आपने डिवाइड कर दिया, माइनस ए एन माइनस वन डी एन माइनस वन वाई बाई डी एक्स एन माइनस वन प्लस अप टू सो ऑन ए नॉट एक्स वाई। तो इसको अगर आप एज ए कंप्लीट एनालाइज करने की कोशिश करें या देखने की कोशिश करें तो इसमें क्या आएगा, एक्स आ सकता है, यहाँ से देखें एक्स आ सकता है, वाई आ सकता है, या वाई के डेरिवेटिव आएंगे कहाँ तक, एन माइनस वन तक। इधर अगर एन है तो इधर एन माइनस वन तक डेरिवेटिव आएंगे। यही यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है, ये इसको एज ए कंप्लीट आप कह सकते हैं, दैट इज सम फंक्शन ऑफ एक्स वाई वाई प्राइम वाई डबल प्राइम अप टू सो ऑन वाई एन माइनस वन। तो ये देखें उसने ऐसे लिखा हुआ है कि ये वाली जो आपके पास एन ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, सम फंक्शन ऑफ एक्स वाई वाई प्राइम वाई डबल प्राइम एंड अप टू सो ऑन वाई एन माइनस वन। ये तो डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसको आप पहले भी देख चुके हैं, फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर, इस तरह ये यहाँ पे एन ऑर्डर लिखी हुई है। ये डिफरेंशियल इक्वेशन आप पहले भी देख चुके हैं। अगर इस तरह डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ आपको साइड में कोई एक्स्ट्रा कंडीशंस भी दे दी जाएं, तो एक्स्ट्रा कंडीशन जो हों आपके पास वो फंक्शन के ऊपर हों और फंक्शंस के डेरिवेटिव्स, ये देखें डेरिवेटिव्स के ऊपर हों एट सम फिक्स पॉइंट, सिर्फ एक ही पॉइंट के ऊपर अगर कंडीशंस हों, जिस तरह इस केस में आपके पास क्या है एक्स नॉट, और जो कि सॉल्यूशन के इंटरवल से बिलोंग करता हो, सॉल्यूशन के इंटरवल से अगर वो बिलोंग करता हो और उसके ऊपर आपको फंक्शन की वैल्यू या फंक्शन के डेरिवेटिव्स की वैल्यू भी साथ में दे दी जाएं, तो वो जो फंक्शन की वैल्यू एट सम फिक्स पॉइंट, जो कि इस केस में एक्स नॉट है, फंक्शन की वैल्यू फंक्शन के डेरिवेटिव्स की वैल्यू एट सम फिक्स पॉइंट, सिर्फ एक पॉइंट के ऊपर अगर वो सारी वैल्यूज आपके पास गिवन हो, तो इस तरह की जो कंडीशंस होंगी उनको हम कहेंगे इनिशियल कंडीशंस, उनको आप इनिशियल कंडीशंस कहेंगे। और इन इनिशियल कंडीशंस को अगर इस डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ आप मिला देंगे तो इसको एज ए कंप्लीट आप कहेंगे इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, इसको आप कहेंगे इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। ठीक है। अब ये कंडीशन जो हैं ये इस चीज़ को आपने मेक श्योर करना है कि वो जस्ट एक ही पॉइंट के ऊपर डिफाइन हो, फंक्शन की भी और फंक्शन के डेरिवेटिव की, इन सब की जो कंडीशंस हैं आपके पास सिर्फ एक पॉइंट पे जब वो डिफाइन होंगी तो उनको आप कहेंगे इनिशियल कंडीशंस, आप कहेंगे उनको। जिस तरह ये एक एन ऑर्डर आपके पास प्रॉब्लम था, अगर आपके पास एन ऑर्डर प्रॉब्लम है तो उसके ऊपर आपकी कंडीशंस कितनी होंगी, फंक्शन एन कंडीशंस होंगी। ठीक है, ये देखें एन माइनस वन तो डेरिवेटिव्स के ऊपर हैं और ये फंक्शन वाली मिला के टोटल आपके पास कितनी कंडीशंस हो जाएंगी, एन हो जाएंगी। तो जितने ऑर्डर की आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन है उतनी आपके पास इनिशियल कंडीशंस होनी चाहिए टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम कंप्लीटली। अब इस प्रॉब्लम को अगर मज़ीद सिंप्लीफाई करके अगर आप देखें तो ये फर्स्ट ऑर्डर अगर आप इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम देखें, फर्स्ट ऑर्डर इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, IVP इसे एब्रीवेट करके लिखा जाता है। अब फर्स्ट ऑर्डर है तो इसका मतलब ये है कि इसका मैक्सिमम डेरिवेटिव वन है, तो इस साइड पे क्या आ जाएगा आपके पास, फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई। अगर इसके साथ आप कंपेयर करें, ये देखें अगर यहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव है तो यहाँ पे एन वन है तो वन माइनस वन क्या हो जाएगा, ज़ीरो। ठीक है, तो जस्ट कोई डेरिवेटिव भी नहीं होगा, ये डेरिवेटिव्स में से कोई भी इंक्लूड नहीं होगा, जस्ट क्या रह जाएगा एक्स और वाई। तो इस तरह ये जो आपके पास है ये फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन की जनरल फॉर्म है। ठीक है जी। अब इसके ऊपर ऑफ कोर्स अगर ये फर्स्ट ऑर्डर है तो एक ही इनिशियल कंडीशन चाहिए, अगर एक चाहिए तो वो जस्ट क्या होगी आपके पास फंक्शन के ऊपर आप वो वैल्यू डिफाइन कर लें, इट विल बी मोर इजी। कि अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये जो
आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको हमने पहले भी देखा था कि जो इसका जनरल सॉल्यूशन था, इसका जो जनरल सॉल्यूशन बनना है वो क्या बनना है, वन पैरामीटर फैमिली वन पैरामीटर फैमिली ऑफ सॉल्यूशंस। मीन के इसका जो आपके पास, अगर आप सिंपल जस्ट ये डिफरेंशियल इक्वेशन को देखें, जस्ट इसको देखें, तो इसका जो सॉल्यूशन आएगा उसमें क्या होगा, एक पैरामीटर होगा या एक कांस्टेंट होगा जिसको आपने सी कहा था, एक पैरामीटर होगा। तो अब उस कांस्टेंट को आप डिफरेंट वैल्यूज देते जाएंगे तो डिफरेंट सॉल्यूशन कर्व्स आती जाएंगी। जिस तरह यहाँ पे अगर आप देखें, अगर आप इसकी सॉल्यूशन कर्व ड्रा करें, ये जो आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन है, जस्ट अब फिल वक्त मैं इसको कंसिडर नहीं कर रहा, इनिशियल कंडीशन को मैं नहीं ले रहा, जस्ट ये डिफरेंशियल इक्वेशन को अगर आप लें तो आपके पास क्या आएगी, वन पैरामीटर फैमिली ऑफ सॉल्यूशन आएगा। और उसमें अगर आप पैरामीटर की वैल्यू को चेंज करते जाएं तो आपके पास डिफरेंट कर्व्स आ जाएंगी। ये कर्व आएगी जब आप पैरामीटर को कोई एक वैल्यू देंगे, ये आपके पास किसी एक और पैरामीटर की वैल्यू के लिए आएगी, सिमिलरली दिस, दिस एंड दिस। और भी आप जो भी और इनफाइनाइट मैनी आपके पास है यहाँ पे पैरामीटर को वैल्यू देने से इनफाइनाइट मैनी कर्व्स आपके पास यहाँ पे आएंगी। ठीक है, लेकिन अगर जब इसका वन पैरामीटर सॉल्यूशन आपके पास आ गया, आने के बाद उसमें जो कांस्टेंट सी है, मतलब आपके पास कोई कांस्टेंट सी आता है उसके अंदर, वो अगर उसके साथ साथ ये कंडीशन भी लग जाए, ये कंडीशन क्या कहती है कि जहां से जो फंक्शन आएगा वो पहले वाली जो हमने तीन कंडीशंस पढ़ी हुई हैं कि वो जो फंक्शन है वो सॉल्यूशन कहलाएगा अगर आप एक इंटरवल आई निकालने में कामयाब हो जाते हैं जिसके ऊपर वो फंक्शन क्या हो, डिफाइन हो। दूसरी कंडीशन क्या थी कि जितनी ऑर्डर की इक्वेशन है उतने उसके डेरिवेटिव भी उस इंटरवल आई के ऊपर क्या हो, कंटिन्यूस हो। जिस तरह यहाँ पे एक डेरिवेटिव है तो जस्ट एक डेरिवेटिव क्या हो, इंटरवल आई के ऊपर कंटिन्यूस होना चाहिए इस केस में। तीसरी कंडीशन क्या थी कि जब वो जो आपके पास फंक्शन है y, उसको आप इक्वेशन में पुट करें तो वो उस इक्वेशन को क्या कर दे, आइडेंटिटी में रिड्यूस कर दे। ये तीसरी कंडीशन हो गई थी जब आपके पास सिर्फ ये डिफरेंशियल इक्वेशन होती थी। जब ये कंडीशन आ गई तो एक और फोर्थ नंबर के पे कंडीशन होगी जिसको उस फंक्शन को सेटिस्फाई करना होगा इस इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होने के लिए। वो कंडीशन क्या है कि जब x की वैल्यू x नॉट हो तो y की वैल्यू क्या हो, y नॉट हो। मीन जब भी x नॉट हो तो y की वैल्यू क्या हो, y नॉट हो। इन अदर वर्ड्स जो आपकी सॉल्यूशन कर्व है वो x नॉट और y नॉट जो पॉइंट है इसमें से पास कर रही हो, इसमें से वो पास करे। अगर ये फिर आपके पास ये जो फोर कंडीशंस हैं ये सेटिस्फाई हो जाएंगी तो देन यू कैन से दैट फंक्शन इज अ सॉल्यूशन ऑफ दिस फर्स्ट ऑर्डर इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। ठीक है जी। जिस तरह ये जो आपके पास सारी जो सॉल्यूशन कर्व्स हैं, ये सारी जो सॉल्यूशन कर्व हैं सिर्फ इस डिफरेंशियल इक्वेशन डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई, ये जस्ट इसकी सॉल्यूशन कर्व्स हैं। लेकिन ये वाली कर्व को अगर आप देखें तो ये एक्स नॉट और वाई नॉट पॉइंट से पास कर रही है। ये वाला जो है ये आपके पास क्या है, एक्स नॉट है, जो कि आपके इंटरवल आई से बिलोंग करता है। ठीक है, इंटरवल आई के अंदर ही है ये एक्स नॉट और वाई नॉट से ये वाली कर्व पास कर रही है। तो ये जो सारी कर्व्स हैं ये क्या है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन की सॉल्यूशन कर्व हैं। लेकिन ये वाली जो कर्व है ये y एट एक्स नॉट इज इक्वल टू वाई नॉट, ये जो इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है इसकी जो सॉल्यूशन कर्व है वो जस्ट ये है, कोई और नहीं है। क्योंकि ये वाली सॉल्यूशन कर्व जो है ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करने के साथ साथ इस इनिशियल कंडीशंस को भी, इस इनिशियल कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रही है। और ये जो पॉइंट है एक्स नॉट वाई नॉट उसमें से ये पास कर रही है। ठीक है जी। इसी तरह अगर आपके पास सेकंड ऑर्डर
डिफरेंशियल इक्वेशन हो जिसमें ये देखें इसका सेकंड अगर आपके पास डेरिवेटिव हो, तो इसको जनरल फॉर्म में हम कैसे लिख सकते हैं। इसी में से अगर आप देखें, अगर सेकंड है तो इसका मतलब n की वैल्यू 2 है आपके पास, 2 माइनस 1 1, इसका मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव तक जाना है, x और y भी इंक्लूड होना है और साथ में ये y प्राइम भी इंक्लूड हो जाना है। तो इट्स मीन सेकंड ऑर्डर इक्वेशन की जो जनरल फॉर्म है वो क्या हो जाएगी, डी स्केयर वाई बाई डी एक्स स्केयर एफ ऑफ एक्स वाई एंड वाई प्राइम, ये हो गई। इसके साथ अब इसके ऊपर दो कंडीशंस आएंगी, क्योंकि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है इसमें, तो इसका कंप्लीट सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए आपके पास कितनी कंडीशंस होंगी, दो, एक फंक्शन पे और एक उसके फर्स्ट डेरिवेटिव के ऊपर। तो उसमें साथ ये दो कंडीशन अगर ये हो गई, तो y एट एक्स नॉट इज इक्वल टू वाई नॉट, वाई प्राइम एट एक्स नॉट इज इक्वल टू वाई वन। तो ये जो आपके पास प्रॉब्लम बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, सेकंड ऑर्डर इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। तो ये आपके पास बन जाएगा जी सेकंड ऑर्डर इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। अब ये देखें, जो आपका सॉल्यूशन होगा उसको, वो जो ऊपर मैंने चार कंडीशन लिखी थी, वो तो उसने सेटिस्फाई करनी है, ठीक है ना। पिछले वाली स्लाइड में जो हमने डिस्कस की थी फोर कंडीशंस, वो सेटिस्फाई करेगा वो जो सॉल्यूशन होगा। इसके साथ साथ उसको एक और फिफ्थ कंडीशन भी सेटिस्फाई करनी पड़ेगी, दैट इज वाई प्राइम एट एक्स नॉट इज इक्वल टू वाई वन। मीन वाई प्राइम डेरिवेटिव मीन स्लोप, ठीक है। इसका मतलब ये है कि एक्स नॉट पे जो स्लोप होगी, जो टेंजेंट लाइन होगी, उसकी जो स्लोप होगी वो क्या होनी चाहिए, वाई वन होनी चाहिए। ये एक और कंडीशन लगा दी इसने ऊपर। अब ये वाली जो फाइव कंडीशन होंगी, जो फंक्शन ये फाइव कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, वो ये सेकंड ऑर्डर इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कहलाएगा। जिस तरह अगर आप यहाँ पे नीचे आ जाएं, ये आपके पास जो सॉल्यूशन कर्व्स दी हुई हैं, ये देखें डिफरेंट किस्म की आपके पास सॉल्यूशन कर्व्स हैं। ये सारी की सारी सॉल्यूशन कर्व्स क्या हैं, डी स्केयर वाई बाई डी एक्स स्केयर इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई और वाई प्राइम। ये एक सेकंड ऑर्डर जो एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसकी ये सारी की सारी जो हैं सॉल्यूशन कर्व्स हैं। लेकिन अगर उसके साथ एक कंडीशन ये लग जाए, तो ये वाली अकेली कर्व रह जाएगी, उसकी सॉल्यूशन कर्व। और ये क्या है कि ये सॉल्यूशन कर्व एक्स नॉट और वाई नॉट पॉइंट से पास कर रही है, ठीक है। ये तो एक हो गई। इसके अलावा एक और कंडीशन ये भी साथ में आपने इम्पोज करनी है, ये क्या है जी, कि एक्स एक्स नॉट के क्रॉसपोंडिंग जो फंक्शन का, इसके ऊपर फंक्शन का ये जो पॉइंट है एक्स नॉट वाई नॉट, इस पे अगर आप टेंजेंट लाइन ड्रा करें, तो उस टेंजेंट लाइन की जो स्लोप एम होगी वो क्या होनी चाहिए, वाई वन होनी चाहिए। तो इस तरह अगर ये सारी कंडीशन जो सेटिस्फाई कर रही है वो सिर्फ ये वाली कर्व कर रही है, तो इसका मतलब ये वाली जो कर्व है, ये सॉल्यूशन कर्व होगी या सॉल्यूशन होगी ये इस इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम का। ये इस टोटल इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम का सिर्फ ये वाली कर्व सॉल्यूशन होगी। ये जो सारी कर्व्स हैं इंक्लूडिंग दिस वन, ये सिर्फ इसकी सॉल्यूशन कर्व्स हैं। लेकिन इसके साथ साथ ये अगर दो कंडीशन भी शामिल कर दी जाएं, तो उसको सिर्फ ये वाली जो आपके पास कर्व है यही जस्ट सेटिस्फाई करेगी और कोई नहीं करेगी, ठीक है जी। इस तरह आई होप्स हो कि आप अंडरस्टैंड कर गए होंगे कि इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम क्या होता है, और उसकी स्टेटमेंट क्या है, और उसके लिए आपको कौन कौन सी फिर एक्स्ट्रा कंडीशन फंक्शन को सेटिस्फाई करना पड़ती हैं। नो वी आर गोइंग टू मूव टूवर्ड द इम्पैक्ट ऑफ इनिशियल कंडीशन ऑन सॉल्यूशन कर्व। कि मीन अगर आप इनिशियल कंडीशन चेंज करते हैं, तो क्या सॉल्यूशन कर्व चेंज होती है, अगर वो चेंज होती है तो वो कैसे चेंज होती है, उसके ऊपर किस तरह उसका इम्पैक्ट आ सकता है। तो आप यहाँ पे ये चीज़ देखेंगे कि इनिशियल कंडीशन चेंज करने से सॉल्यूशन आपका चेंज हो जाता है, ठीक है। सॉल्यूशन कर्व आपकी चेंज हो जाती है।
ऑल्दो आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन सेम रहती है, लेकिन आपकी इनिशियल कंडीशन चेंज होने से ही सॉल्यूशन का बिहेवियर, उसका इम्पैक्ट चेंज हो जाता है। अब ये देखें, ये जिस तरह आपने पहले देखा था कि y इज इक्वल टू सी ई पावर x इज अ वन पैरामीटर फैमिली ऑफ सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है ये, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई, ये वाई प्राइम है। ये एक फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है और इसका ये वन पैरामीटर फैमिली ऑफ सॉल्यूशन है। इसका मतलब यहाँ पे आप कांस्टेंट को मुख्तलिफ वैल्यू देते जाएंगे तो आपके पास डिफरेंट कर्व्स आती जाएंगी। आप सी को 0 दें, 1 दें, 2 दें, -1 दें, -2 दें, तो इस तरह यहाँ से आप इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन कर्व ड्रा कर सकते हैं इस डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए, और वो सारे के सारे इसके सॉल्यूशन होंगे। जब सी को आप कोई भी वैल्यू देते जाएं, वो सारे के सारे क्या होंगे, इसके सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, लेकिन ये उस वक्त है जब आपके पास ये सिर्फ ये डिफरेंशियल इक्वेशन हो। लेकिन अगर इस डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ साथ आपके पास कोई इनिशियल कंडीशन भी इम्पोज कर दी जाए, जिस तरह फॉर एग्जांपल ये डिफरेंशियल इक्वेशन तो वही है, अगर आप देखें इसके साथ ये कंडीशन लगा दी है, तो फिर आपके पास जो सॉल्यूशन बन जाएगा वो जनरल सॉल्यूशन नहीं रहेगा, मीन कांस्टेंट की वैल्यू आ जाएगी और वो पर्टिकुलर सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, जैसे सॉल्यूशन आपके पास क्या था, y इज इक्वल टू सी ई पावर x, ये सॉल्यूशन था इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। इसके साथ साथ उसने अब ये कंडीशन भी सेटिस्फाई करनी है। ये कंडीशन क्या कहती है कि जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू क्या है, 3 है। ये मैं इसमें पुट कर देता हूँ, y एट 0 मीन x की जगह 0 पुट कर दिया तो ये आ जाएगा सी ई पावर 0। y एट 0 उसने मुझे दिया हुआ है कि जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू क्या है, 3 है। 3 सी ई पावर 0 1 हो गया तो सी की वैल्यू क्या आ गई, 3। तो इसका मतलब ये है इस केस में y इज इक्वल टू 3, सी की वैल्यू यहाँ पे 3 पुट कर दी, 3 ई की पावर x, ये सोल्यूशन है अगर आपके पास ये इनिशियल कंडीशन हो तो। सिमिलरली ये देखें, ये आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन तो वही है, लेकिन अगर कंडीशन ये हो जाती है तो फिर सोल्यूशन कुछ और बन जाएगा। ये क्या कहती है, या आपके पास सोल्यूशन क्या है, y इज इक्वल टू सी ई पावर x, और यहाँ पे कंडीशन आपको दी हुई है कि जब x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू क्या है, -2 है। तो ये क्या आ जाएगा, y एट 1 इज इक्वल टू सी ई पावर 1। ठीक है, x की वैल्यू मैंने 1 पुट कर दी, जब x की वैल्यू 1 है तो y एट 1 क्या है, जब x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू क्या है, -2, तो यहाँ पे मैंने -2 रख दिया, ये आ गया सी ई। ठीक है जी। अब अगर आपने सी निकालना है यहाँ से तो ये क्या आ जाएगा, -2 सी इज इक्वल टू -2 डिवाइडेड बाई ई, या आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं -2 ई पावर -1। ये आ गई सी की वैल्यू। ये सी की वैल्यू अगर आप इस फंक्शन में पुट कर दें, फंक्शन क्या था आपके पास, जो ओरिजिनल सॉल्यूशन था ई पावर एक्स, वो क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू सी पुट कर दिया -2 ई पावर -1 और ई पावर एक्स, तो y आपके पास आ गया। तो ये आपके पास सॉल्यूशन आ गया जब आपके पास इनिशियल कंडीशन क्या थी, y एट 1 इज इक्वल टू -2, तो सॉल्यूशन आपका फिर ये होना था। ठीक है जी। तो इस तरह आप अगर आप देखें तो जो ही आपने इनिशियल कंडीशन को चेंज किया तो सॉल्यूशन आपके पास बिल्कुल डिफरेंट है। ये देखें, दोनों सॉल्यूशन बिल्कुल डिफरेंट है। अगर आप इन दोनों सॉल्यूशंस को प्लॉट करें, ये वाले सॉल्यूशन को और ये वाला जो आपके पास सॉल्यूशन है, इन दोनों सॉल्यूशंस को प्लॉट करें तो आप देखेंगे कि सॉल्यूशन का जो बिहेवियर है या सॉल्यूशन कर्व्स है उसमें किस तरह मतलब चेंज आता है, बिल्कुल वो डिफरेंट हो जाती हैं आपके पास। जिस तरह यहाँ पे अगर आप देखें तो ये वाली जो सॉल्यूशन कर्व है ये ड्रा की गई है जब आपके पास प्रॉब्लम तो वही है, y प्राइम इज इक्वल टू वाई, डिफरेंशियल इक्वेशन वही है, लेकिन ये वाली सॉल्यूशन कर्व ड्रा की गई है जब आपके पास इनिशियल कंडीशन क्या है, y एट 0 इज इक्वल टू 3, और सॉल्यूशन आपके पास क्या आया था, y इज इक्वल टू 3 ई पावर x। 3 ई पावर x को जब आपने ड्रा किया तो वो फिर आपके पास ये वाली सॉल्यूशन कर्व आई। इस तरह अगर आप थोड़ा इनिशियल कंडीशंस को चेंज करेंगे तो ये वाली या और इस तरह सॉल्यूशन कर्व्स आपके पास आती जाएंगी। इसी तरह
प्रॉब्लम अगेन आपके पास यही था, और जब आपके पास इनिशियल कंडीशन थी y एट 1 इज इक्वल टू -2, और सोल्यूशन आपके पास आया था -2e⁻x-1। इस सोल्यूशन को जब आपने प्लॉट किया सोल्यूशन कर्व फाइंड आउट करने के लिए, तो आपके पास जो सोल्यूशन कर्व आई वो ये वाली आई, ठीक है जी, जो कि इस पॉइंट से पास कर रही है। इसी तरह आप थोड़ा इसको चेंज करें, 1 से थोड़ा आगे पीछे करें, तो आपके पास ये वाली कर्व्स भी इस तरह आ जाएंगी। इस तरह ये देखें, एक ये वाली कर्व थी और एक आपके पास ये वाली कर्व थी। इन दोनों कर्व्स में देखें किस तरह कितना डिफरेंस आ रहा है, जस्ट आपने इनिशियल कंडीशन चेंज की हैं, जबकि डिफरेंशियल इक्वेशन दोनों केसेस में क्या थी, सेम थी, दैट इज y प्राइम इज इक्वल टू y। तो इस तरह इनिशियल कंडीशन चेंज करने से आपकी जो सॉल्यूशन कर्व है या सॉल्यूशन बिहेवियर है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा चेंज आती है, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा आपको चेंज ऑब्जर्व होती है, और उसका काफ़ी इनिशियल कंडीशन का आपके सॉल्यूशन के बिहेवियर के ऊपर, आपके फिजिकल मॉडल के ऊपर काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। अब आगे हम डिस्कस करने जा रहे हैं, पीछे आई होप सो कि ये जो चीज़ है कि इम्पैक्ट इनिशियल कंडीशन का सॉल्यूशन कर्व के ऊपर किस तरह इम्पैक्ट हो सकता है, ये आपने ऑब्जर्व कर लिया होगा। अब आगे हम देखने जा रहे हैं इंटरवल ऑफ अ सॉल्यूशन ऑफ इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। पहले आपने इंटरवल देखा था, जो सिंपल डिफरेंशियल इक्वेशन होती थी उसका आपने इंटरवल देखा था, और ये अगेन मैं रिपीट कर देता हूँ कि वो जो फंक्शन होना था उसको सिंपल 3 कंडीशन सेटिस्फाई करना होती थी। एक ये कि आपका जो फंक्शन है वो वो डिफाइन हो किसी एक इंटरवल के लिए, एक इंटरवल आई आप ऐसा फाइंड कर लें जिसके ऊपर आपका फंक्शन डिफाइन हो। दूसरा ये कि जितने ऑर्डर की इक्वेशन है उतने उसके डेरिवेटिव कंटिन्यूस हों आई के ऊपर। थर्ड आपके पास ये है कि उस फंक्शन y को जब आप इक्वेशन में पुट करें तो उस इक्वेशन को वो आइडेंटिटी में रिड्यूस कर दे। ये जस्ट 3 कंडीशन सेटिस्फाई करनी होती थी, लेकिन जो ही इनिशियल कंडीशन साथ आएंगी तो और कंडीशंस भी सेटिस्फाई करनी पड़ेंगी, उन इनिशियल कंडीशंस को भी सेटिस्फाई करना पड़ेगा, जैसे हमने पहले अभी डिस्कस किया है। फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्या है जी, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, और ये इसका सॉल्यूशन है। ऑफ कोर्स अगर ये फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो जो इसका सॉल्यूशन आना है वो 1 पैरामीटर आना है, मीन उसमें जस्ट एक पैरामीटर या एक कांस्टेंट होना है, और इसको चेंज करके आप इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन हासिल कर सकते हैं इस डिफरेंशियल इक्वेशन के, ठीक है जी। अब अगर इस डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ ये वाली इनिशियल कंडीशन फिक्स कर दी जाए, मीन y एट 0 इज इक्वल टू -1, इसका मतलब ये है कि सॉल्यूशन को इन 3 कंडीशन सेटिस्फाई करने के साथ साथ एक 4 नंबर पे कंडीशन भी सेटिस्फाई करनी पड़ेगी कि वो वाला जो सॉल्यूशन होगा उसकी वैल्यू जब x 0 होगी तो सॉल्यूशन की वैल्यू क्या आनी चाहिए, डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू क्या आनी चाहिए, -1 आनी चाहिए। इन अदर वर्ड्स कि आपकी जो सॉल्यूशन कर्व है वो 0 और -1 ये जो पॉइंट है इससे पास करनी चाहिए, ठीक है, इसका मतलब ये है। इसी तरह ये पहले वाला जो प्रोसीजर है कि उसके मुताबिक अगर y की वैल्यू x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू क्या है, -1, मीन y की वैल्यू एट 0, इसमें जब हमने पुट की x 0 तो ये क्या आ गया, 1/0 प्लस सी। y एट 0 किसके इक्वल है, -1 के, तो ये आ गया 1/c। सी की वैल्यू क्या आ गई, -1। सी की वैल्यू -1 जब हमने यहाँ पे पुट की तो y क्या आ गया, 1/x² -1। ये आपके पास सॉल्यूशन आ गया किसका, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम का, ये डिफरेंशियल इक्वेशन और साथ में इस कंडीशन का, इन दोनों को मिला के जो सॉल्यूशन है वो ये वाला है। सिर्फ इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है वो ये वाला है, ठीक है जी। तो ये हमारे पास इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आ गया। अब इस सॉल्यूशन को क्या क्या कंडीशन सेटिस्फाई करनी है, यही जो ऊपर 4 वाली कंडीशंस हैं, इनको एक ग्राफ की मदद से हम ज़रा समझने की कोशिश करते हैं। इस फंक्शन को अगर आप देखें
ये वाला फंक्शन जो है ये कंप्लीट रियल लाइन के ऊपर डिफाइन है मास वाई किन पॉइंट के एट 1 एंड -1। सिर्फ ये दो होल हैं या सिर्फ ये दो पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर फंक्शन डिफाइन नहीं है, बाकी वो कंप्लीट रियल लाइन के ऊपर आपका जो जो फंक्शन है ये डिफाइन है। ठीक है जी। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इस फंक्शन को प्लॉट करें इस पूरी रियल लाइन के ऊपर, ये वाले फंक्शन को अगर आप प्लॉट करें तो हमारे पास ये वाला ग्राफ आएगा। मीन अगर आप टेबल बना के एक्स को अगर आप डिफरेंट वैल्यूज़ देते जाएं और उसके क्रॉसपोंडिंग वाई की वैल्यूज़ नोट डाउन करते जाएं और उन्हें यहाँ पे प्लॉट करें तो आपके पास ये एक कंप्लीट फिगर नज़र आएगी जो कि 1 और -1 के ऊपर क्या है, डिफाइन नहीं है। -1 और -1 के ऊपर डिफाइन नहीं है, बाकी यहाँ से लेके यहाँ तक भी डिफाइन है, ये भी डिफाइन है और इधर भी डिफाइन है। ये तो फंक्शन हो गया। फंक्शन और उसकी हमने ये देख लिया कि फंक्शन डिफाइंड फॉर ऑल वैल्यू ऑफ एक्स एक्सेप्ट एक्स इज इक्वल टू +-1। ठीक है जी, ये चीज़ क्लियर हो गई। ये हो गई फंक्शन की डोमेन। अब हमने सॉल्यूशन के लिए देखना है। सॉल्यूशन के लिए हमने एक इंटरवल ढूंढना है जिसके ऊपर वो फंक्शन क्या हो, डिफाइन हो। फंक्शन क्या हो, डिफाइन हो। अब वो इंटरवल क्या है, कोई भी इन तीनों में से इंटरवल हो सकता है। ये देखें, वो ये वाला इंटरवल भी हो सकता है क्योंकि इसके बाद -1 आ जाता है जिसके ऊपर फंक्शन डिफाइन नहीं है, इसलिए हमने इसको इसको इंक्लूड नहीं करना। वो ये वाला इंटरवल भी हो सकता है यहाँ से लेके यहाँ तक क्योंकि इसके ऊपर भी फंक्शन डिफाइन है। उसके बाद 1 आ जाता है तो इसको हमने इंक्लूड नहीं करना, इसलिए इंटरवल यहाँ से लेके यहाँ तक हो सकता है या यहाँ से लेके यहाँ तक हो सकता है। तीसरा ये कि वो 1 से लेके आगे इन्फिनिटी तक भी हो सकता है। ठीक है, इन्फिनिटी तक, इस तरह यहाँ से ये माइनस इन्फिनिटी, ये भी हो सकता है इंटरवल। तो इनमें से आप कोई भी एक इंटरवल ले सकते हैं जिसके ऊपर ये वाला जो फंक्शन है आपके पास, ये सॉल्यूशन के तौर पे एक्ट, ये वाला जो फंक्शन है ये सॉल्यूशन के तौर पे एक्ट करेगा फॉर दिस इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। ये वाला जो इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है इसके लिए वो सॉल्यूशन के तौर पे एक्ट करेगा। इनमें से आप कोई भी इंटरवल ले सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं एक इंटरवल को कह देता हूँ I1। आप ये वाला इंटरवल भी ले सकते हैं, इसके ऊपर भी वो इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है जो ऊपर हमने बताया है। दूसरा आप, सॉरी इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम का नहीं, डिफरेंशियल इक्वेशन का, जस्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का ये सॉल्यूशन है। आप ये वाला इंटरवल भी ले सकते हैं -1 to 1। इसके ऊपर ये वाले इंटरवल के लिए भी वो डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। आप ये वाला भी इंटरवल ले सकते हैं 1 to इन्फिनिटी। 1 और -1 इसमें इंक्लूड नहीं है किसी भी इंटरवल में। तो ये जो सारे इंटरवल हैं, ये सारे इंटरवल, इनमें से आप कोई इंटरवल भी ले सकते हैं और ये सॉल्यूशन होगा किसका जी, ये आपके पास जो प्रॉब्लम है y प्राइम प्लस 2x वाई स्केयर इज इक्वल टू 0। ये सॉल्यूशन होंगे किसके जी, y प्राइम प्लस 2x वाई स्केयर इज इक्वल टू 0। ये जो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है ये इसके सॉल्यूशन, इनमें से कोई इंटरवल भी ले सकते हैं उसके ऊपर, ये जो इस इंटरवल के ऊपर वो जो है y इज इक्वल टू 1/x² - 1 ये सॉल्यूशन के तौर पे एक्ट करेगा। इनमें से आप कोई भी इंटरवल ले लें वो पहली तीन कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा। मीन फंक्शन उसके ऊपर डिफाइन भी होगा, उसके डेरिवेटिव कंटिन्यूस भी होगा और उसको जब आप इक्वेशन में पुट करेंगे तो उसको वो आइडेंटिटी में रिड्यूस भी कर देगा। ये सिर्फ इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। अब अगर हमने सॉल्यूशन, अगर हमने सॉल्यूशन यही लेना है 1/x² - 1 और डिफरेंशियल इक्वेशन भी यही लेनी है, लेकिन हमने साथ में कंडीशन एक लेनी है y@0 = -1। इसका मतलब ये है कि वो हमने वो वाला अब इंटरवल चूज करना है जिसके ऊपर वो तीन वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो और उसके साथ साथ एक ये वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई हो कि आपकी सॉल्यूशन कर्व जो है वो पॉइंट 0 - 1 से पास करे। ठीक है, अब अगर इन हमारे पास जो पॉसिबल ऑप्शंस हैं वो ये तीन इंटरवल्स हैं। इन तीन इंटरवल्स में अगर ये वाला आप इंटरवल देखें तो इसमें से
आपकी जो सोल्यूशन कर्व है वो 0.01 से पास हो ही नहीं रही, क्योंकि इसमें देखें जीरो आ ही नहीं रहा, 0.1 से पास नहीं हो रही। तो इसका मतलब इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम के लिए ये वाला इंटरवल सूटेबल नहीं है। अब अगर इस इंटरवल को देखें 1 से लेके इन्फिनिटी तक, तो यहाँ पे भी कहीं जीरो नहीं आ रहा, जीरो और -1 तो बाद में आएगा ना, अगर इधर पहले जीरो हो। तो इसका मतलब ये है ये वाला इंटरवल भी सूटेबल नहीं है। तो अगर आप I2 को देखें तो सिर्फ ये वाला इंटरवल सूटेबल है। ये पहले वाली 3 कंडीशन तो ये सारे सेटिस्फाई कर रहे थे, तो ये भी कर रहा था। अब 4 नंबर पे जो कंडीशन है कि यहाँ पे इस इंटरवल में ये देखो 0 और -1 पॉइंट आ रहा है और इसमें से सोल्यूशन कर्व पास हो रही है। तो इसका मतलब ये है, ये जो इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम होगा, ये जो इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम यहाँ पे हमने लिखा है, उसकी जो सोल्यूशन कर्व होगी वो जस्ट ये वाला सेगमेंट आपके पास होगा। ठीक है जी। आई होप कि अब आप अंडरस्टैंड कर गए होंगे कि जो इंटरवल है, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम का इंटरवल आपने कैसे फाइंड आउट करना है। उसमें आपको 3 कंडीशन सेटिस्फाई करने के साथ साथ इनिशियल कंडीशन वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई करनी है। जिस तरह इस केस में ये वाला आपके पास जो सोल्यूशन कर्व बनी फॉर दैट इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, ये जो यहाँ पे इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम था। आई होप आप समझ गए होंगे कि इंटरवल ऑफ सॉल्यूशन ऑफ इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम कैसे डिटरमाइन करना है, और इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम के लिए जो सॉल्यूशन कर्व है उसको कैसे आइडेंटिफाई करना है। नो वी आर गोइंग टू मूव टूवर्ड द एग्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस ऑफ द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, कि कब हमें ये बात श्योर होगी कि इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। नंबर 1, अब अगर वो एग्जिस्ट करता है तो क्या वो यूनिक है या नहीं है। नंबर 2, आपने फिर ये भी देखना है कि वो जो सॉल्यूशन है वो यूनिक है या नहीं है। कि एग्जिस्टेंस के लिए आपने क्या देखना है कि उस डिफरेंशियल इक्वेशन, यूजुअली यहाँ पे अभी हम फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को ही डिस्कस करेंगे। सेकंड ऑर्डर जो डिफरेंशियल इक्वेशन की जो एग्जिस्टेंस है वो हम आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। अभी जस्ट हम फर्स्ट ऑर्डर जो इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है उसकी एग्जिस्टेंस और यूनिकनेस को डिस्कस करेंगे। अब हमने ये देखना है कि ये जो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये सॉल्यूशन इसका एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता। जब ये चीज़ हमने वेरीफाई कर ली तो फिर हमने ये देखना है क्या इसकी सॉल्यूशन कर्व एक्स नॉट वाई नॉट पॉइंट से पास कर रही है या नहीं कर रही। अगर ये दोनों चीज़ें हो रही तो फिर हम कह देंगे कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है जी, सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है। अब फिर हमने ये देखना है यूनिकनेस के लिए कि क्या जो कर्व जो कर्व एक्स नॉट वाई नॉट से पास कर रही है, क्या ये सिर्फ एक ही कर्व है जो इसमें से पास कर रही है, कोई और कर्व तो एक्स नॉट वाई नॉट से पास नहीं कर रही। अगर कोई और कर्व भी एक्स नॉट वाई नॉट से पास कर रही होगी सॉल्यूशन कर्व, तो फिर वो सॉल्यूशन यूनिक नहीं होगा। अगर सिर्फ एक ही कर्व उस इंटरवल में पास कर रही होगी तो वो फिर जो सॉल्यूशन होगा वो यूनिक भी होगा उस इंटरवल में। तो ये हमने दो चीजें चेक करनी है। अब ये इस तरह आप देख सकते हैं कि किस तरह एक इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम के एक से ज़्यादा सॉल्यूशन भी एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो अब अगर आप देखें ये चीज़ हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इसको आप वेरीफाई भी किया था हमने पहले, आप भी वेरीफाई दोबारा भी कर सकते हैं कि y इज इक्वल टू 0 एक ये, और दूसरे नंबर पे y इज इक्वल टू 1/16 x पावर 4, ये दोनों इस डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन हैं। और ये दोनों के दोनों इस इनिशियल कंडीशन को भी सेटिस्फाई करते हैं। मीन कि अगर x की वैल्यू यहाँ पे मैं 0 पुट कर दूं तो y की वैल्यू 0 ही है, x को जो मर्जी वैल्यू आप देते जाएं। ठीक है, इस तरह x की अगर मैं इधर 0 पुट कर दूं तो y की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। तो इसका मतलब ये है कि ये वाला जो एज ए टोटल आपके पास इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है, इसको ये दोनों y जो हैं ये सेटिस्फाई करते हैं। इसका मतलब ये दोनों इसके सॉल्यूशन हैं। सॉल्यूशन इसका मतलब एग्जिस्ट तो कर रहा है लेकिन क्या है, यूनिक नहीं है। अभी इस सिनेरियो में देखें, ठीक है जी, दो सॉल्यूशन होगा ना आपके पास, दोनों ही इसके सॉल्यूशन है और दोनों ही इस इनिशियल कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो इस तरह अब हमने ये देखना है या ऐसा इंटरवल फाइंड आउट करना है जो जिसमें सॉल्यूशन एग्जिस्ट भी करे
और वो सॉल्यूशन यूनिक भी हो। ऐसा इंटरवल हमने आइडेंटिफाई करने की कोशिश करनी है, वो इंटरवल हमने फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए एक वेल नोन थ्योरम है जो कि फर्स्ट ऑर्डर इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, आपके पास जो फर्स्ट ऑर्डर इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम होता है उसकी एग्जिस्टेंस और यूनिकनेस को मेक श्योर करता है। वो थ्योरम क्या है जी? ये पहले वो थ्योरम को बताने से पहले ये दोनों को हमने यहाँ पे स्केच भी किया हुआ है। ये y इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 1/16 x पावर 4। ये देखें, इन दोनों सॉल्यूशंस को जब यहाँ पे प्लॉट किया हुआ है तो ये वाला जो सॉल्यूशन है ये किसका है? y इज इक्वल टू x4/16। और ये वाला जो सॉल्यूशन है, ये जो सीधी लाइन आपके पास जा रही है, ये लाइन जो है ये वाली, ये क्या है? y इज इक्वल टू 0। ये जो है एक्स एक्सिस जो होता है इसकी इक्वेशन क्या होती है? y इज इक्वल टू 0। क्योंकि यहाँ पे x की वैल्यू चेंज हो रही है जबकि y की वैल्यू फिक्स है, y की वैल्यू 0 है। तो इस लाइन की जो इक्वेशन है वो क्या है? y इज इक्वल टू 0। अगर आप देखें ये वाली जो सोल्यूशन कर्व है या ये वाली जो लाइन है ये भी पॉइंट 0 0 से पास कर रही है और ये वाली भी 0 0 से पास कर रही है। ये देखें ऐसे, ये वाली भी किससे? 0 0 से पास कर रही है। तो ये दोनों आपके पास ये जो कर्व्स आएंगी y इज इक्वल टू 0 से और y इज इक्वल टू 1/16 x पावर 4 से, वो दोनों 0 0 पॉइंट से पास कर रही हैं और दोनों इसके सॉल्यूशन है और दोनों इस इनिशियल कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। अब जो एग्जिस्टेंस और यूनिकनेस को देखने के लिए फर्स्ट ऑर्डर इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम की एक वेल नोन रिजल्ट है जिसको हम अभी देखते हैं। वो क्या है जी? कि अगर आपके पास कोई एक रेक्टेंगुलर रीजन है जिसमें एक्स आपका ए से लेके बी तक वेरी कर रहा हो और वाई का सी से लेके डी तक वेरी कर रहा हो और उसके अंदर आपके पास जो पॉइंट हो वो एक्स नॉट वाई नॉट हो, मीन ये इनिशियल कंडीशन वाला पॉइंट वाई एट एक्स नॉट इज इक्वल टू वाई नॉट, एक्स नॉट वाई नॉट पॉइंट उसके अंदर हो, एक रेक्टेंगुलर रीजन के अंदर हो। तो ये जो आपके पास फर्स्ट ऑर्डर इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम होगा इसका जो सॉल्यूशन है वो एग्जिस्ट भी करेगा और वो यूनिक होगा अगर आपके पास ये एफ ऑफ एक्स वाई और इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई, पार्शियल एफ वाई पार्शियल वाई, मीन एफ का हमने डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू वाई कीपिंग एक्स एज अ कांस्टेंट। ये इसका पार्शियल एफ बाई पार्शियल वाई, ये दोनों जो हैं ये क्या हों? कंटिन्यूस हों ये आर रीजन के अंदर। ये वाला जो रीजन है, ये जो कंप्लीट रीजन है आपके पास, इसके अंदर ये जो है एफ ऑफ एक्स वाई और पार्शियल एफ बाई पार्शियल वाई, ये दोनों क्या हों? कंटिन्यूस होने चाहिए। अगर ये कंडीशन होल्ड कर जाती है तो लाजमी तौर पे आपके पास एक इंटरवल एग्जिस्ट करेगा। इंटरवल मीन कि वो एक्स नॉट से कुछ पीछे वैल्यू होगी और एक्स नॉट से कुछ आगे वैल्यू होगी, जहाँ पे एच जो है वो ग्रेटर देन 0 है। मीन एक इंटरवल आप ऐसा निकाल सकेंगे, ये एक इंटरवल है आई जिसमें एक्स नॉट ये सेंटर में होगा और इधर इस तरह एक इंटरवल आपके पास आ जाएगा जिसके अंदर वो सॉल्यूशन जो है वो एक्स नॉट वाई नॉट पॉइंट से पास भी कर रहा होगा और वो सॉल्यूशन उस इंटरवल के ऊपर, ये वाला जो इंटरवल बनेगा नया इंटरवल, इसको लेट्स सपोज आप आई नॉट कह लें, इस इंटरवल के अंदर वो सॉल्यूशन भी क्या होगा? यूनिक होगा। ठीक है जी। तो इस तरह हम एक इंटरवल फाइंड आउट करने में कामयाब हो जाएंगे जिसमें इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, ये जो इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट भी करेगा और वो यूनिक भी होगा। कंडीशन क्या है कि एफ ऑफ एक्स वाई और पार्शियल एफ बाई पार्शियल वाई, ये दोनों क्या, वो जो आर रीजन है उसके ऊपर क्या होने चाहिए? कंटिन्यूस होने चाहिए। अब देखना ये है कि ये जो हमने डिस्कस किया था कि यहाँ पे ये दोनों सॉल्यूशन हैं इस इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम के, तो ये दो सॉल्यूशन क्यों आ रहे थे? इसमें मसला क्या था? मतलब क्यों यूनिक क्यों नहीं आ रहा था? इसमें इशू क्या था? थ्योरम की कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही थी? तो इसको अगर आप देखें
ये देखें, ये y इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 1/16 x पावर 4, ये दोनों सॉल्यूशन थे किसके जी, इस इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम के। तो इसमें मसला क्या आ रहा था, इसमें अगर आप देखें ये वाला क्या है, एफ ऑफ एक्स वाई, ठीक है ना, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई होता है। तो एफ ऑफ एक्स वाई आपके पास क्या आ गया, एक्स वाई पावर 1/2। इसका अगर आप डेरिवेटिव लें विद रिस्पेक्ट टू वाई, कीपिंग एक्स एज अ कांस्टेंट, तो वो क्या आ जाएगा, एक्स तो कांस्टेंट है, इसको ऐसे ही रहने दिया। वाई का इसका वाई की पावर 1/2 है, इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 1/2 नीचे लिया आपने और पावर रूल यूज करते हुए 1/2 -1, तो ये आपके पास एक्स 1/2 वाई पावर -1/2 आ गया। तो इसको आप लिख सकते हैं, ये एक्स ऊपर रह गया और ये 2 नीचे है और ये नीचे आके प्लस हो गया। तो पार्शियल एफ बाई पार्शियल वाई आपके पास क्या आ गया, x/2 वाई पावर 1/2। ठीक है जी। अब अगर आप इसको गौर से देखें, इंटरवल हमारे पास क्या होना है जिसके अंदर ये यहाँ पे ये वाला क्या है, एक्स नॉट है और ये क्या है, वाई नॉट है। इंटरवल क्या होना है, एक्स नॉट से हमने थोड़ा सा आगे पीछे करके लेना है, ठीक है ना, इंटरवल लेना है, एक्स नॉट को इंक्लूड करना है, उसमें जीरो को इंक्लूड करना है। जीरो पे फंक्शन की वैल्यू क्या है, जीरो। इसमें ये वाला अगर आप देखें, ये एफ ऑफ एक्स वाई तो कंटिन्यूस है उस रीजन में, ठीक है, कोई इशू नहीं। लेकिन अगर आप इसको देखें पार्शियल एफ बाई पार्शियल वाई, तो इसमें ये देखें वाई नीचे आ रहा है और वाई नॉट की वैल्यू क्या है, ज़ीरो है। तो इसलिए ये वाला जो पार्शियल एफ बाई पार्शियल वाई है, ये कंटिन्यूस नहीं रहेगा फॉर दैट इनिशियल कंडीशन। अब अगर ये कंटिन्यूस नहीं रहेगा तो इसका मतलब ये है कि थ्योरम की वो कंडीशंस को फुलफिल नहीं कर रहा। तो इसलिए हमारे पास ये सिचुएशन आई थी कि यहाँ पे आपके पास यूनिक सॉल्यूशन नहीं था, बल्कि क्या थे, आपके पास ये वाले दो सॉल्यूशन थे, ठीक है, दीज टू सॉल्यूशंस एग्जिस्ट इन दिस केस। अब अगर आप देखें, तो अगर y जीरो ना हो, जीरो के अलावा कोई डोमेन हो, फॉर एग्जांपल ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, इस लाइन की इक्वेशन क्या होती है, y इज इक्वल टू जीरो। y इज इक्वल टू जीरो से ना अगर हो, इसके ऊपर ऊपर अगर मैं कोई चीज ले लूं, तो उसके लिए अगर आप देखें तो ये वाला भी कंटिन्यूस है, ये वाला भी कंटिन्यूस है, कोई इशू नहीं है। तो इस अगर हम ऐसी कंडीशन लें जो y इज इक्वल टू जीरो लाइन से ऊपर ऊपर हो, तो उस जो इनिशियल कंडीशन के साथ ये वाली जो इक्वेशन है इसका यूनिक सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। ये सोल्यूशन हमें ये जो थ्योरम है ये हमें इस बात की गारंटी देता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं ये डिफरेंशियल इक्वेशन यही लूँ, ये डिफरेंशियल इक्वेशन अगर मैं यही लूँ और उसके साथ कंडीशन ये ले लूँ y@2 = 1, ये देखें जीरो से ऊपर ले ली ना हमने, तो इस इनिशियल कंडीशन के साथ यहाँ पे एक्स नॉट वाई नॉट आपके पास क्या है जी, 2 1, 2 1। तो ये दोनों ये देखें इसके ऊपर ये कंटिन्यूस हैं, इस डोमेन में कंटिन्यूस हैं, इसके नेबरहुड में ये कंटिन्यूस हैं। तो इसका मतलब ये है कि टू को अगर हम सेंटर रखें, टू को अगर हम सेंटर रखें, थोड़ा सा हम इधर और इधर हम कोई इंटरवल ले सकते हैं जिसके ऊपर ये वाली जो इक्वेशन है इसका विद दिस इनिशियल कंडीशन जो सोल्यूशन होगा वो क्या होगा, यूनिक होगा। क्योंकि यहाँ पे ये दोनों जो हैं ये क्या हो रहे हैं, कंटिन्यूस हो रहे हैं, तो इसलिए हमें कोई इशू नहीं है, ये हमारे थ्योरम की कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है। दैट्स वाई वी आर श्योर के सेंटर एट जीरो, सेंटर एट टू, सॉरी सेंटर एट टू, अगर हम कोई इंटरवल ड्रा करेंगे वहाँ पे इस इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या होगा, यूनिक होगा। इस अगर आप सेंटर एट जीरो रख के कोई इंटरवल ड्रा करेंगे वहाँ पे ये जो इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम होगा उसका जो सेंटर एट अगर आप 0 0 रख के यहाँ पे जो पॉइंट 0 0 हो वो रख के अगर आप वो ड्रा करेंगे कोई इंटरवल, तो वहाँ पे आपका सॉल्यूशन यूनिक नहीं होगा। ठीक है जी। y ग्रेटर देन जब जीरो होगा तो फिर ये दोनों कंटिन्यूस होंगे और हमारा सॉल्यूशन क्या होगा, यूनिक होगा। अब ये देखें, ये जो एक और बात यहाँ पे नोट करने वाली है कि ये जो कंडीशंस दी हुई हैं कि ये एफ ऑफ एक्स वाई और आपके पास पार्शियल एफ बाई पार्शियल वाई ये दोनों कंटिन्यूस होने चाहिए, ये जो कंडीशन है ये सुफिशेंट कंडीशन है।
सफिशिएंट ये कंडीशन है, नेसेसरी नहीं है, नेसेसरी ये नहीं है। इसका मतलब क्या है कि अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती हैं, ये कंटिन्यूस हो जाती हैं, ठीक है, उस इंटरवल में, तो फिर हमें गारंटी है कि आपका सॉल्यूशन यूनिक एग्जिस्ट करेगा। लेकिन अगर ये दोनों एग्जिस्ट सेटिस्फाई नहीं भी होती, तो फिर भी हो सकता है कि वो यूनिक एग्जिस्ट कर जाए, लेकिन फिर गारंटी नहीं है। लेकिन अगर ये दोनों सेटिस्फाई हो जाती हैं, तो फिर हमें गारंटी है कि वो यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। लेकिन अगर ये दोनों सेटिस्फाई नहीं होती, तो फिर भी यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर सकता है इन सम केसेस, लेकिन उसमें गारंटी नहीं होगी। ये मतलब होता है सफिशिएंट का, सफिशिएंट कंडीशन का। नेसेसरी का मतलब ये होता है कि अगर ये होगा तो फिर ये होगा, वरना नहीं होगा। तो ये नेसेसरी कंडीशन नहीं है, ठीक है जी। आई होप कि आप ये जो एग्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है उसको अंडरस्टैंड कर गए होंगे। अब आ जाते हैं जी इंट्रोडक्शन टू मैथमेटिकल मॉडलिंग, कि मैथमेटिकल मॉडल बनाने की हमें ज़रूरत क्यों पेश आती है, मतलब हमें इसकी ज़रूरत क्यों पेश आती है, वाई वी नीड अ मैथमेटिकल मॉडल ऑफ अ फिजिकल प्रॉब्लम। जिस तरह अगर आप अपने इर्द गिर्द देखें, कोई बॉडी मूव करती है, तो वो एक फिजिकल प्रॉब्लम है, उसको आप मैथमेटिकल फॉर्म में लेके जा सकते हैं, ठीक है। एक कमरा है, उसका टेम्परेचर अगर चेंज हो रहा है, तो उसको ही अगर आप मैथमेटिकल मॉडलिंग करके आप एक मैथमेटिकल मॉडल बना सकते हैं जो कि कमरे में टेम्परेचर को डिस्क्राइब करे, ठीक है जी। इस तरह आपके इर्द गिर्द जो डेली लाइफ के जो प्रॉब्लम है, मैथमेटिकल इक्वेशंस की मदद से आप उन फिजिकल प्रॉब्लम्स को मैथमेटिकल प्रॉब्लम में रिड्यूस कर सकते हैं, और वो बड़े हेल्पफुल होते हैं। ये मैं अभी आपसे डिस्कस करता हूँ। दैट्स व्हाई वी नीड मैथमेटिकल मॉडलिंग ऑफ फिजिकल प्रॉब्लम्स। ये मॉडलिंग हम करते कैसे हैं जी? उसमें सबसे पहले तो ये देखें कि आपके पास कोई भी अगर फिजिकल प्रॉब्लम हो, उसमें क्या होता है, चीज़ें आपस में रिलेट हो रही होती हैं, ठीक है जी। चीज़ें क्या हो रही होती हैं, आपस में रिलेट हो रही होती हैं। रिलेट कैसे, कि उसमें कोई एक चीज़ डिपेंड कर रही होगी, एक डिपेंड करती है किसी दूसरी चीज़ के ऊपर, मीन उसमें डिपेंडेंट वेरिएबल होंगे और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होंगे। डिपेंडेंट वेरिएबल्स होंगे और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होंगे, और ये दोनों मतलब एक को चेंज करेंगे तो दूसरा चेंज होगा, वो एक दूसरे पे डिपेंड करेंगे। और इंडिपेंडेंट जो होंगे उनके ऊपर डिपेंडेंट वेरिएबल्स डिपेंड करते हैं, ठीक है। अब जिस तरह रूम का अगर लेट्स सपोज अगर आप टेम्परेचर देखें, तो ये बाहर के इन्वायरमेंट पे डिपेंड कर रहा है। अगर आपका बाहर का जो इन्वायरमेंट है अगर हॉट होगा, तो वो उसे कहते हैं वो आपका रूम का टेम्परेचर भी हॉट होगा। अगर बाहर का इन्वायरमेंट कूल होगा, तो रूम का टेम्परेचर भी कूल होगा, ठीक है। और सोर्स पे भी डिपेंड करता है। लेट्स सपोज अगर आपने अंदर रूम में हीटर लगाया हुआ है, ये एक सोर्स है, तो वो आपके रूम के टेम्परेचर को गर्म करना शुरू कर देगा, मतलब रूम का टेम्परेचर बढ़ाना शुरू कर देगा। इस तरह अगर आपने अंदर अपने रूम में एसी लगाया हुआ है, तो वो भी एक कूलिंग सोर्स है, जो कि आपके रूम के टेम्परेचर को कम करना शुरू कर देगा। या कूलिंग सोर्स है और हीटिंग वो सिंक है, मीन हीटिंग वो ऑब्जॉर्व करना शुरू कर देगा, और कूलिंग उसकी वजह से कमरे में जनरेट होना शुरू हो जाएगी, ठीक है जी। तो ये काफ़ी सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो डिपेंड और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को आपस में जब आप रिलेट करेंगे, तो रिलेट करने के बाद आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएंगी, जो कि उस पूरे कमरे के टेम्परेचर को डिस्क्राइब करेंगी, या उस कोई भी एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को वो डिस्क्राइब करेंगी। फिर हम अजम्पशंस लेंगे, ठीक है। बहुत सारी अजम्पशंस हो सकती हैं जिनको हम अजम्पशन यूज़ करेंगे, ताकि उन अजम्पशंस को यूज़ करते हुए हम अपने फिजिकल प्रॉब्लम को सिंप्लीफाई कर सकें, और सिंप्लीफाई जो आपके पास फिजिकल प्रॉब्लम होगा, उसको फिर आप इजीली मैथमेटिकल मॉडल में रिड्यूस करके सॉल्व कर सकें, ठीक है।
अजम्पशन यूज करेंगे। जिस तरह कमरे में आपकी विंडो ओपन हो सकती है, कमरे में कोई लीकेज हो सकती है, इससे कूलिंग और जो आपके पास हीटिंग है वो कमरे की इफेक्ट होगी विद द सेम सोर्स। ठीक है, तो हमने यहाँ पे आप फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ये चीज़ आइडेंटिफाई करनी है कि इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल कौन से हैं, इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन से हैं, और कौन कौन सी हमने अजम्पशंस लेनी है टू रिड्यूस द फिजिकल प्रॉब्लम टू अ मैथमेटिकल प्रॉब्लम, टू अ मैथ प्रॉब्लम। अब ये देखें, जो आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल होगा वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर डिपेंड करेगा। मीन जिस तरह हमने पहले लिए थे कि डिपेंडेंट वेरिएबल अगर आपके पास y है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, x है, तो y x पे डिपेंड कर रहा है। मीन जब x चेंज होगा तो y चेंज होगा। ठीक है जी। जब हमने चेंज की बात करनी है तो इसका मतलब ये हुआ कि वहाँ पे डिफ्रेंसिएशन आपके पास इन्वॉल्व हो जानी है। मीन वहाँ पे डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो जाने हैं। पार्शल वाई, सॉरी, डी वाई बाई डी एक्स आपके पास आ जाएगा, डी स्केयर वाई बाई डी एक्स स्केयर आ जाएगा। सिमिलरली डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब, डी एन वाई बाई डी एक्स पावर एन। इस तरह मतलब डिफरेंट डेरिवेटिव्स इसके अपीयर हो जाएंगे जब आप डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की आपस में चेंज को नोट डाउन करना चाहेंगे। जब डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो जाएंगे और वो आपस में रिलेट कर रहे होंगे तो उनको आपस में रिलेट करके हमारे पास क्या बनेगी, डिफरेंशियल इक्वेशंस बनेगी। ठीक है, वो मतलब डिफरेंट लॉज को यूज करते हुए और इन डेरिवेटिव्स को यूज करते हुए आप क्या बनाएंगे, डिफरेंशियल इक्वेशंस बनाएंगे इन डेरिवेटिव के आपस में रिलेशंस की मदद से, यूजिंग सम फिजिकल लॉज। फिजिकल लॉज जो कि ऑलरेडी स्टैब्लिश हैं, जिस तरह आप कह सकते हैं न्यूटन सेकंड लॉ जो कि मोशन के प्रॉब्लम को डील करता है। इसी तरह आप कह सकते हैं न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग एंड हीटिंग। इस तरह आपके पास ये डिफरेंट आप स्टैंडर्ड जो आपके पास लॉ हैं, स्टैब्लिश रिजल्ट्स हैं, इनको यूज करते हुए चेंज डिफरेंट डेरिवेटिव्स को यूज करते हुए आप डिफरेंशियल इक्वेशंस तक पहुंच जाएंगे जो कि एक फिजिकल प्रॉब्लम को डिस्क्राइब करेंगी। जो आपके पास फिजिकल प्रॉब्लम होगा उसको डिफरेंशियल इक्वेशन डिस्क्राइब करेंगी। ये आपके पास इस तरह करने से आपके पास एक मैथमेटिकल प्रॉब्लम आ जाएगा, एक मैथमेटिकल फार्मूलेशन आ जाएगी। ठीक है जी। अब जब आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई उसके बाद आ जाता है उसको सॉल्व करना। ठीक है जी। फिर हम क्या करेंगे जी, उसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद हम डिपेंडेंट वेरिएबल को निकाल लेंगे, मीन उसका सोल्यूशन निकाल लेंगे। डिपेंडेंट वेरिएबल जिस तरह y ऑफ x, ये हम फाइंड आउट कर लेंगे। जब ये हम फाइंड आउट कर लेंगे तो फिर हम ग्राफिकली उसकी सोल्यूशन कर्व बनाएंगे, उसकी इस फंक्शन को प्लॉट करेंगे इस तरह एक्स वाई प्लेन के ऊपर, और उसकी क्या बना लेंगे, सोल्यूशन कर्व आप बना लेंगे। जब सोल्यूशन कर्व आप बना लेंगे तो आप देखेंगे कि क्या ये जो आपका सोल्यूशन है आपके नोन फैक्ट्स के साथ मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा। जारी बात है, पहले आपने कुछ जो चीज़ें हैं, कुछ सिमुलेशंस हैं, कुछ रिजल्ट्स हैं, ये आपने अपने फिजिकल मॉडल से डायरेक्ट विद द हेल्प ऑफ एक्सपेरिमेंट आपने कैलकुलेट किए होंगे कुछ टाइम के लिए। ठीक है, तो आपने देखना है क्या ये जो आपने यहाँ से सोल्यूशन निकाला है और वो जो सोल्यूशन या रिजल्ट एक्सपेरिमेंट के जरिए आ रहे थे, एक्सपेरिमेंट के जरिए आ रहे थे, क्या ये दोनों आपस में मैच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, मतलब उसके करीब आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। अगर तो ये मैच कर रहे हुए, एक दूसरे को कोइंसाइड कर रहे हुए, एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हुए, तो फिर आपका मैथमेटिकल मॉडल ठीक है और ये आपके ये जो फिजिकल प्रॉब्लम है उसको अच्छे तरीके से डिस्क्राइब कर रहा है। और अगर यहाँ पे ये दोनों मैच नहीं करते या इनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ रहा होता है तो फिर आप दोबारा से आप देखेंगे कि क्या इशू क्या है, आप अपनी अजम्पशंस को चेंज करेंगे। ठीक है, जो उनके आपस में रिलेशंस हैं उनको इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे और सेम ये प्रोसेस रिपीट करेंगे जब तक आपके पास ये सॉल्यूशन वाला डाटा और एक्सपेरिमेंटल वाला डाटा अप्रोक्सीमेटली मैच नहीं कर जाते।
ठीक है जी। अब इसका एडवांटेज क्या होगा? अब देखें, आप ये भी कह सकते हैं कि जी हमने एक्सपेरिमेंट की मदद से हम चीज़ें निकाल लेते हैं, हमें क्या ज़रूरत पड़ी मैथमेटिकल जो मॉडल है उसको बनाने की? क्यों हमें इसकी ज़रूरत पेश आई? इसकी जो ज़रूरत हमें इसलिए पेश आई कि एक्सपेरिमेंट आप बार-बार रिपीट नहीं कर सकते। कभी-कभार मुख्तलिफ फर्म्स में एक्सपेरिमेंट बहुत कॉस्टली होते हैं, ठीक है? उनको करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा प्राइस पे करना पड़ती है। तो और दूसरी रीज़न ये है कि आपका बहुत ज़्यादा टाइम कंज़्यूम होता है, वो बहुत ज़्यादा प्रोसेस में डिले आ जाता है। एक्सपेरिमेंट आपका इवन मंथ्स, ईयर्स तक चलता रहता है, ठीक है? तो अगर आप एक दफ़ा एक थोड़ी वैल्यूज़ के लिए, थोड़ी एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज़ के साथ हैं, आप मैथमेटिकल मॉडल बना लेंगे, तो फिर आप उस मैथमेटिकल मॉडल में अगर लेट्स सपोज़ आपके पास y इज़ इक्वल टू y ऑफ x सॉल्यूशन आ गया, तो फिर आप x को जहाँ पे जो मर्ज़ी वैल्यू देते जाएँ, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपके पास y की वैल्यू आती जाएगी। लेकिन एक्सपेरिमेंट की मदद से फॉर एग्ज़ाम्पल आप 0 से लेके 5 तक जब x की वैल्यू वेरी कर रही है, उस वक़्त का ही डाटा आपके पास है। लेकिन इस मैथमेटिकल सॉल्यूशन की मदद से आप 5 से लेके 1 मिलियन तक 1 मिलियन तक आप एक्स की वेरिएशन के कॉरेस्पॉन्डिंग वो डाटा नोट डाउन कर सकते हैं। उसके लिए आपको एक्सपेरिमेंट की ज़रूरत नहीं है, तो ईज़िली आप कर सकते हैं। मीन कि ये सॉल्यूशन होगा मैथमेटिकल मॉडल का, वो स्टेट ऑफ सिस्टम को फिर डिस्क्राइब करना शुरू हो जाता है। इन अदर वर्ड्स, द वैल्यू ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल फॉर अप्रोप्रिएट वैल्यू ऑफ टी और एक्स, यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल टी हो सकता है, एक्स हो सकता है। डिस्क्राइब द सिस्टम, उस सिस्टम को बयान करेंगे किसमें? पास्ट में, प्रेजेंट में और फ्यूचर में, विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिकल विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिकल मॉडल, जो कि एक्सपेरिमेंट से पॉसिबल नहीं होगा, या बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी हो सकता है, या बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी हो सकता है। तो इसलिए ये मैथमेटिकल प्रॉब्लम हमारे पास बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहते हैं और बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं टू अंडरस्टैंड द फिजिक्स ऑफ द फिजिकल प्रॉब्लम। नेक्स्ट हम कुछ प्रॉब्लम्स को मॉडल करने की कोशिश करेंगे, जिस तरह हमारे पास पॉपुलेशन डायनामिक्स है। इसको, ये पॉपुलेशन किस तरह आपके पास इंक्रीज डिक्रीज होती है इन अ सर्टेन रीजन, रेडियो एक्टिव डिके ऑफ द सब्सटेंस, इसको हम मॉडल करने की कोशिश करेंगे। न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग और वार्मिंग की मदद से हम टेम्परेचर की डिस्ट्रीब्यूशन को मॉडल करने की कोशिश करेंगे। सीरीज सर्किट में हम करंट की डिस्ट्रीब्यूशंस को मॉडल करने की कोशिश करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। सो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर फॉर द मैथमेटिकल मॉडलिंग डिस्कशन।